हेलो गाइस। आज हम लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्लास 9th का क्षितिज चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। जिसके जो ऑथर हैं मतलब लेखक लेखिका हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। उनका जीवन परिचय है। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवयित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1960 में इसी विद्यापीठ में कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। विक्रम कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। यामा और दीपशिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1987 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्मा ने कविता, रेखा चित्र, संस्मरण, आलोचना आदि उनके साहित्यिक विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह निहार, ग्रीष्म, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, समरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध श्रृंखला की कड़ियां, षण्डा, संकलिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, आलोचना और हिंदी की विवेचनात्मक गद्य, विभिन्न कार्य संग्रहों की भूमिका है और साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में करुणा और मानवता के भाव को प्रकट किया है। उन्होंने एक तरफ दीन दुखियों का मार्मिक चित्रण किया है तो दूसरी ओर निरीह पशु पक्षियों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य समाजपरक है। उनके गद्य में उनके स्थानों पर विचार की गहराई के साथ साथ कविता जैसी मधुरता का भी अनुभव होता है। भाषा शैली महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा को अपनाया है। उनकी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। विदेशी शब्दों का भी उन्हें प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन भावना रूप है। अब उनकी कविता पे आते हैं। उनकी कविता को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरे बचपन के दिन। अब जो इनकी कविता है महादेवी वर्मा जी की, यह है मेरे बचपन के दिन। प्रस्तुत लेख में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की यादों को उकेरा है। उन्होंने अधिकतर अपने विद्यालय संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के अनुभव, लड़कियों के प्रति
समाज का व्यवहार स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग के साथ साथ परस्पर इसने भाव का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब दिखा होगा। परिस्थितियां बहुत जल्द जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार से पराये 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे पापा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वह अपने साथ हिंदी लाई। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले 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 पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसका हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। संस्कृत भी पढ़ी। यह अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा। वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कार्स वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। लेखिका बचपन की स्मृति में कैसे आकर्षण की बात करती है। सपने में देखी गई अच्छी चीजों से जैसे आकर्षण की बात करती है। सुव्यक्त है कि रात को देखा गया सपना प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता दादा दादी और स्कूल में अपने सहपाठियों को बताता फिरता और दिन भर हंसता रहता है। लेखिका कौन सी विशेष बात बताती है। लेखिका कहती हैं कि अपने कुल में लगभग 200 वर्ष बाद केवल वही एक लड़की पैदा हुई थी। महादेवी वर्मा से पहले जन्मी लड़कियों का क्या होता था। उनकी अल्पायु में असमय ही मृत्यु हो जाती थी। लेखिका स्वयं को किनका वरदान मानती थी। अपनी कुल देवी दुर्गा का वरदान मानती है। परिवार को हिंदी भाषी किसने बनाया। लेखा की माताजी ने। महादेवी वर्मा की रुचि किसमें थी। हिंदी में। वह उर्दू फारसी सीखने से पीठ फील लेती थी। लेखिका ने मिशन स्कूल में जाने क्यों बंद किया होगा। मिशन स्कूल का वातावरण और प्रार्थना दूसरी थी। वह अंग्रेजी पर आधारित स्कूल था। बाद में लेखिका ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की। क्राइस्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में।
वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहते थे। उनमें पहली ही सातवें सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वह मुझसे 2 साल सीनियर थी। वह कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाई आई थी। बचपन में माँ लिखाती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद पर विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, ये सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाते थे। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली, मैं लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली और बोसा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्लास वेस्ट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं, तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकालती थी, स्त्री दर्पण। उसी उसी में बेच देते थे। अभी तक वही ही। फिर यहाँ कभी सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्लासमेट में से मैडम हमको साथ लेकर जाते थे। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओम जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार ही घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जानती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन और खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसे उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे?
अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतली कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल की कटोरी में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सबके ना भेजवे तो पहले एक बार ध्यान करके वो करियो, समझ में आई ना। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निस्सा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जब जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जुबैन जब इकड़े तिकड़े या लोकल लोकल जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कौआ, मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किन्ना किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वह आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी, वह बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं जो हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, ताई हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ का चच्ची जान हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था। उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम मुहर्रम मुहर्रम
रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से देवर देवर साहब से कहो वो मेरा नेक वो मेरा नेक टिक करके रखे। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा छोटा भाई का नाम ही वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनको यहाँ भी हिंदी चलाते थे, उर्दू भी चलाती थी, या अपने घर में वे अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। फिर इसके बाद एक और पार्ट है, हम उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद की फटी जूती। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभरी आई हैं। पर घने मुंह चेहरे को भरा भरा बतलाते हैं। पर घनी मूछों चेहरे का भरा भरा बतलाती है। पाँव 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 में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बे, बेतरतीब बंदे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्थरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें अंगुली भी बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि
धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपवास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनने को फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक, जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल गई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितना बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे ही रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द बड़ा व्यंग मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो तक बीवी मांग बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उससे उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमत जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपी न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक के वो अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है।
अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर भी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महसूस ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पर पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होली का गौदान हो गया? क्या पूस की रात में सुअर हल्कू का खेत चर गए? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती? नहीं, मुझे लगता है मानो औरत के कफन के चंदन के शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील तो मील का चक्कर लगाकर लौटाते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में ही घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात कन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों को लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज तो परत सदियों से जमी गई है, उसे शायद तुम ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उस उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कई कोई रास्ता बदलकर गोमबर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम
मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उसमें लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझाते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवार के साथ चल रही है। उन पर जो टिले को बर कराकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाच कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। अब इसके जो कहानी के लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई, जिनका जीवन प्रकार ये है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में होशा होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एम एम वो एम ए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। उन्होंने विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई ने अत्यधिक मात्रा में लेखन कार्य किया। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अगर हम कहानी संग्रह में बात करें तो वो है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। अगर उपन्यास में तो उपन्यास में है उनकी रानी नागफनी की कहानी टटकी खोज। निबंध संग्रह, अगर निबंध संग्रह की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, और सदाचार का ताबीज, और अंत में। और व्यंग संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। साहित्यिक विशेषताएं, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंगकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में हंसाने के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी करारी चोट की है। उनकी अधिकतर रचनाएं भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर लिखी गई हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में समाई बुराई, बेईमानी, भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया। अब उनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो उनकी भाषा शैली
कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी संरचना का अनूठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी में साथ साथ उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। इसके साथ ये इस वीडियो का भी समापन होता है।